हेलो एवरीवन। ये हम लोगों का जो टॉपिक था सीआरपीसी सेक्शन 300, ये हम लोगों ने डे 10 में भी पढ़ा था, मगर ये पूरा नहीं हो पाया था किसी टेक्निकल एरर की वजह से। तो आज हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। पहले समझे सेक्शन 300 है क्या सीआरपीसी का। एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना, यह है सेक्शन। अब इसको आगे पढ़े हम। मतलब पूरे का निचोड़ यह है कि अगर एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो गया सक्षम न्यायालय द्वारा, तो वो फिर से उसका विचारण ना होगा। पहला पॉइंट। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर पॉइंट को समझे, हर उपधारा को समझे, क्योंकि हर उपधारा से क्वेश्चन बनता है इसमें। पहली उपधारा क्या कहती है? जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषित या दोष मुक्त किया जा चुका है, वो जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और ना उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था, जिसके लिए वो उसकी उपधारा 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। यहाँ पर एक लास्ट की बात समझ ले। धारा 221 सीआरपीसी कहती है कि जहां पर संदेह हो वहां पर अपराध आरोप का परिवर्तित किया जाना। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर 221 में कहीं संदेह था और कोई और आरोप लगाया जा सकता था और नहीं लगाया गया, और फिर भी जिस आरोप जो लगाया गया उसके लिए दोष सिद्ध किया जा चुका है, तब अब भी जब दोष सिद्ध हो गया है इसमें भी अब ये दोबारा विचारण का भागी नहीं होगा। जो दोष सिद्ध हो गया वो हो गया, जो छूट गया। इस बात को आप ध्यान रखें। उपधारा 2 छूट देती है। अब मतलब पहली उपधारा में कोई छूट नहीं है, अब इसके बाद की उपधाराएं छूट दे रही है कंडीशन के हिसाब से। क्या छूट है? दूसरी उपधारा कह रही किसी अपराध के, यहां पर है, किसी अपराध के लिए दोष मुक्त या दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। देखिए, राज्य सरकार की सम्मति लेने के बाद उस अपराध का विचारण किया जा सकता है जो पृथक हो, भिन्न अपराध हो, ना कि उसी अपराध के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथक अपराध के लिए आरोप लगा सकते हैं आप। तीसरी बात क्या कहता है? जो व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है जिसके परिणाम भिन्न अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वो दोष सिद्ध किया गया था वे परिणाम नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। मतलब वो परिणाम निकले ही ना हो, भिन्न परिणाम निकले आए हों उसके बाद विचारण के बाद, या वो परिणाम जो निकल आए थे न्यायालय के ज्ञान में नहीं आए। जैसे मान लीजिए किसी का 326 घोर उपहति हुई, 326 धारा लग गई, उसका विचारण हुआ और दोष सिद्ध हो गया, बाद में मान लीजिए वो आदमी मर गया, तो चूंकि ये भिन्न अपराध हो गया और न्यायालय के अगर संज्ञान में नहीं आया है और ये बात बाद में उठाई जाती है तो 302 के लिए विचारण हो जाएगा। ये बात कहता है उपधारा 3। उपधारा 4 कह रही है जो व्यक्ति ऐसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया गया है जो उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था। देखिए, सबसे मेन बात, सक्षम नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति का विचारण उन्हीं कार्यों से बनने वाले अपराधों या किन्हीं अन्य अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है अगर सक्षम नहीं है न्यायालय तो। पांचवी और आखिरी बात, 258 धारा है सीआरपीसी की, इसके अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए
पुनः विचारण उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया है या उससे वरिष्ठ न्यायालय की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है और फिर से ट्रायल की बात आ रही है तो या तो वही न्यायालय जिसने उन्मोचित किया वो सम्मति दे या फिर उसका वरिष्ठ, तब उसका पुनः विचारण होगा। इसमें स्पष्टीकरण समझ लें। परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचित किया जाना इस अपराध के लिए इस धारा के प्रयोजन के लिए दोष मुक्ति नहीं है। कहने का मतलब परिवाद खारिज कर दिया गया या अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया, इसका मतलब वो दोष सिद्ध नहीं हो गया है। ये बात ध्यान रखें। इसका मतलब हुआ इन मामलों में विचारण पुनः हो सकता है। आगे चले। बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 304 सीआरपीसी की। क्या कहती है ये धारा? कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा अपनी प्रतिरक्षा करने में अक्षम है तो उसका राज्य उसकी मदद करता है, निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड करता है, ये समझें। जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। इसमें देखिए हमने आपको आगे अपना चैनल का वो दिया है @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है हमारी चैनल ढूंढने में तो ये डालें आप डायरेक्ट @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर और चैनल को सर्च कर लें। इसमें अब हम सारे सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन मेंस के हिसाब से दे रहे हैं, पीडीएफ अलग अलग बना के। सबके पीडीएफ हर वीडियो के साथ पीडीएफ है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ या नोट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। तरीका ये है, डाउनलोड नोट अपने हाथ में रखें और फिर वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नोट्स को आप देखते जाएंगे और वीडियो सुनते जाएंगे तो आप पूरी तरह से हमारी बात को समझ पाएंगे। इसके बाद आ जाइए, सीआरपीसी का सेक्शन है 306 सह अपराधी को क्षमादान। ये क्या कहता है? किसी अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में। और देखिए इससे मैं मेन बात समझने वाली है कि कोई ऐसा अपराधी है सह अपराधी है जिसको सारी बातें पता है तो उससे वो सारी सच्चाइयाँ सही पता लगाने के लिए सीजीएम या महानगर मजिस्ट्रेट किस पहलू पर अन्वेषण जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में और अपराध की जांच या विचारण करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कब? जांच या विचारण के लिए के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वो अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे करता रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति का सब परिस्थितियों में जिनकी उसको जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सिर्फ जांच और विचारण में उसके क्षमादान कर सकता है और बाकी जो है ये लोग जो महानगर मजिस्ट्रेट है सीजीएम है ये अन्वेषण जांच या विचारण कभी भी क्षमादान कर सकते हैं, प्रकट कर दे। तो एक मिनट यहाँ रुक जाइए। तो ये लोग जो ये मजिस्ट्रेट जो है तो वे उसे क्षमादान कर सकते हैं। ये बात छूट रही थी। तो मतलब ये मजिस्ट्रेट उस स्टेज में उसको क्षमादान कर देंगे जब वो सही प्रकट कर दे। फिर आ जाइए आप 311, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 311 बहुत आता है, लगभग हर एग्जाम में आपको मिलेगा। आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उसकी उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। समझे इस सेक्शन को।
कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर सम्मन कर सकता है, पहली बात, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हाजिर हो यद्यपि वो साक्षी के तौर के रूप में सम्मन ना किया गया हो, परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा, आगे चले, पुनः परीक्षा कर सकता है। और न्यायालय को मामले के न्याय संगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वो ऐसे व्यक्ति को सम्मन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या पुनः बुलाएगा और उनकी पुनः परीक्षा करेगा। मतलब यह है, निर्णय न्यायालय को देना है और उसे हर हाल में सही निर्णय देना है। उसके लिए चाहे वो साक्षी को सम्मन करे या उपस्थित है तो उससे पूछे, या बाद में किसी भी व्यक्ति को अगर लग रहा है उसको ये ज़रूरी है तो उसको सम्मन करे, बुलाए, उससे पूछे। कुल मिला के वो हर तरह से फ्री है मजिस्ट्रेट या न्यायालय, मगर उसको हर मामले में निर्णय सही देना है, चाहे कितनी भी बार परीक्षा या पुनः परीक्षा या प्रति परीक्षा की जा सके। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम पहले भी आपको साथ डिस्कस कर चुके हैं। मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसमें एग्जैक्टली नाइजीरिया में एक चिकित्सक हैं जिनका साक्ष्य जो है मामले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और न्यायालय जो थे वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उस चिकित्सक का साक्ष्य ले सकते थे, मगर ना ही सेशन न्यायालय ने साक्ष्य लिया उस डॉक्टर का, ना ही उच्च न्यायालय ने लिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसने कहा कि इतना इम्पोर्टेंट साक्षी था ये डॉक्टर और इसका साक्ष्य ना लेकर दोनों ही न्यायालय ने त्रुटि की है, इसलिए इन दोनों न्यायालयों का जो निर्णय है वो निरस्त किया जाता है और अब नया मामला विचारित करें और उस आवश्यक साक्षी की परीक्षा ज़रूर करें। बहुत इम्पोर्टेंट केस है ये 311 का। फिर 313 में आ जाइए। दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा धारा 313 सीआरपीसी की धारा 313 कह क्या रही है? अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। पहला पॉइंट, प्रत्येक जांच या विचारण में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके न्यायालय। मतलब अभियुक्त को खुद अपनी परिस्थितियां जो भी अपराध के दौरान हुई हैं उनको स्वयं स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाएगा। न्यायालय क्या करेगा? पहली बात, किसी प्रक्रम में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे, पहली बात। दूसरी, खाप में कह रहा है अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रति परीक्षा करने की अपेक्षा किए जाने से पूर्व उस मामले के बारे में साधारण प्रश्न करेगा। मतलब मेनली निर्णय जो है न्यायालय जो है प्रश्न करता है अभियुक्त से, अभियोजन साक्ष्यों की परीक्षा पूरी हो गई है और अभियुक्त को प्रति परीक्षा का जो अधिकार मिला है उस बीच में वो प्रश्न करेगा। जनरली वैसे कभी भी कर सकता है, पहले पॉइंट में कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ ना दिलाई जाएगी। सबसे मेन बात है, अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तीसरी बात, अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय ना हो जाएगा। अगर वो गलत देता है या नहीं देता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा। फिर आ जाइए सीआरपीसी की धारा 315 में अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है धारा? कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। ये बात समझे। आगे चले फिर हम लोग।
ये धारा 315 का परंतुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला का वो स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में ना बुलाया जाएगा। कौन? अभी हमने बताया है आपको 315 में। दूसरी बात, उसका स्वयं साक्ष्य न देना, पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा और न उसके द्वारा उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा की जाएगी। कहने का संक्षेप में मतलब ये है कि जो अभियुक्त है वो बिना लिखित प्रार्थना के नहीं बुलाया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई वो अपने बचाव में कुछ नहीं कहता तो कोई भी उसके बारे में कोई उदाहरण नहीं बनाएगा। 319 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें एग्जैक्टली है क्या, पहला पॉइंट समझे। पहले ही पॉइंट पे एक निर्णय आया था 2014 में, हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसमें है क्या पहला पॉइंट, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्ष्य, जिसकी व्याख्या की गई है हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में। साक्ष्य से ये प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। कहने का मतलब है अभी वो अभियुक्त नहीं है मगर ऐसा कोर्ट को लग रहा है कि ये भी शामिल था, तो कोर्ट उसको बुलाएगा और बुलाने के बाद उसका संयुक्त विचारण करेगा उस व्यक्ति के साथ जिसका पहले से विचारण हो रहा है उस अभियुक्त के साथ। यही पूरा केस कहता है हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट की। साक्ष्य की व्याख्या की गई है कि साक्ष्य बहुत बड़ा शब्द है और इसको विस्तृत रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसा बताया है हरदीप सिंह में। इसी का दूसरा पॉइंट है और इसी हरदीप सिंह की ही व्याख्या की गई है ये तीसरे पॉइंट में लाभू जी अमृत जी ठाकुर बनाम गुजरात राज्य में। इसको अभी हम समझाते हैं आपको। पहले आप आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कह रहा है जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार या सम्मन किया जा सकता है। इस मामले में मनजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2021 अभी हम आपको बताते हैं इस केस के बारे में। इस केस में मनजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया था कि अगर मनजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया कि अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं कह रहा है, ये 2021 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2021, कि अगर पीड़ित व्यक्ति खुद कह रहा है कि ये अपराधी है तो उसके बात को सुनना चाहिए कोर्ट को और उस व्यक्ति को जिसको वो जो पीड़ित है खुद बता रहा है ये अपराध में शामिल था उसका विचारण किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट ने मतलब सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति का संज्ञान ना लेके ऐसे व्यक्ति का विचारण ना करके त्रुटि कारित की, इसलिए इन न्यायालयों के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तीसरा पॉइंट कहता है कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या सम्मन ना किया जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। इसमें निर्णय है ये निर्णय लाभू जी अमृत जी ठाकुर बनाम गुजरात राज्य, इसमें एग्जैक्टली हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को ही अनुमोदित किया गया था कि उस व्यक्ति को जो लग रहा है शक के दायरे में है कि उसने अपराध किया उसका विचारण किया जाना चाहिए।
देखिए 3 पॉइंट अभी तक आपने पढ़े। पहली बात पढ़ी कि साक्ष्य में लग रहा है कि अभियुक्त का विचारण होना, किसी व्यक्ति का विचारण होना चाहिए, तो उसका अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण होगा। दूसरे में कहा गया कि हाजिर नहीं है तो सम्मन कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तीसरी बात, हाजिर है मगर सम्मन नहीं किया गया था तो उसको कस्टडी में ले सकता है और उसके साथ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चौथा और आखिरी पॉइंट है, जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करता है, वहां पर क्या होगा, पहला पॉइंट, उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा। ठीक, फिर से सुना जाएगा, यहाँ पर है फिर से सुना जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने। फिर खा पॉइंट कह रहा है, न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध, छोटा लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो वो उस समय अभियुक्त था जबकि अपराध का संज्ञान किया गया था। बाद में अगर विचारण हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको कोई छूट मिल जाएगी, उसका विचारण उसी तरह से होगा जैसे कि वो शुरू में ही अपराधी था, अभियुक्त था, और आगे विचारण उस तरह से किया जाएगा। आगे चले हम लोग। सीआरपीसी सेक्शन 321, अभियोजन वापस लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बात है ये, समझें इसको। किसी मामले का भार साधक, कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतया या विचारणीय न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लिए जाने पर क्या होगा मामला का कहता है का पॉइंट, यदि ये आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध का या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा। मतलब आरोप विरचित करने से पहले मामला वापस ले लिया जाता है तो वो उन्मोचित हो जाएगा अभियुक्त। दूसरी बात, यदि वो आरोप विरचित किए जाने के पश्चात या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, जैसे सम्मन मामलों में आरोप विरचित करना अपेक्षित नहीं होता है, अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है, तो वो ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोष मुक्त किया जाएगा। बहुत बार ये बात हम बता चुके हैं आपको। आरोप विरचित करने से पहले छोड़ा जाता है तो उन्मोचित, आरोप विरचित करने के बाद छोड़ा जाता है तो दोष मुक्त किया जाता है। अब परंतु किसको समझ लें, इंपॉर्टेंट है परंतु यदि ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और ऐसे मामले का भार साधक लोक अभियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो न्यायालय अभियोजन को वापस लेने के लिए सम्मति देने से पूर्व अभियोजन को निर्देश देगा कि वो अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एक निर्णय दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य बनाम के अजीत 2021 का बहुत लेटेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जहां पर न्यायाधीशों की बेंच है वहां जिधर बहुमत होगा न्यायाधीशों का, बहुमत द्वारा ही किसी अपराध के अभियोजन को वापस लिया जा सकता है। मतलब बेंच में न्यायाधीशों की बहुमत से ही अभियोजन को वापस लिया जा सकता है, अभियोजन की सम्मति देगी बहुमत वाली बेंच, बहुमत वाले न्यायाधीश, तभी वापस लिया जा सकता, अन्यथा नहीं। अब आ जाएं आप धारा 323 सीआरपीसी में, प्रक्रिया, जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। ये क्या कहती है, यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण के निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्रवाई के किसी प्रक्रम में ये प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो उसे उस न्यायालय को विहित प्रक्रिया द्वारा सुपुर्द कर देगा। ठीक, उसके बस का नहीं है तो सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। ये बात बताइए 323 सीआरपीसी। सेक्शन 329 329 सीआरपीसी, न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया, विकृत चित्त मीन्स अनसाउंड माइंड, यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय
उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वो व्यक्ति विकृत और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय प्रथमता ऐसी चित्त विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचार करेगा, और यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसी चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर जो उसके समक्ष पेश किया जाता है विचार करने के पश्चात उस तथ्य के बारे में समाधान हो जाता है, तो वो उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे कार्रवाई को मुलतवी कर देगा। मतलब कोई आदमी आया जो न्यायालय को लगता है विकृत है, अनसाउंड माइंड है, साउंड माइंड नहीं है, उसको दिमाग में प्रॉब्लम है, तो पहले उस मामले को देखेगा, साक्ष्य मांगेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसे लगता है कि यहाँ सचमुच में विकृत है, तो मामले को तब तक के लिए, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, कार्रवाई को मुलतवी कर देगा, रोक देगा। फिर इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन है सीआरपीसी की धारा 344, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। होता क्या है इसमें, यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्रवाई में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, तो वो न्यायालय ऐसे मिथ्या साक्ष्य देने या साक्ष्य गढ़ने का संक्षिप्त विचारण कर सकता है और उसे ऐसी कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की होगी या जुर्माना जो 500 तक का होगा दे सकेगा या दोनों से दंडित कर सकेगा। देखिए टॉपिक आज हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया 344 धारा तक। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देख पहली बात तो ये सारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करें, पीडीएफ अपने हाथ में रखा करें और फिर हमारे मैटर को सुना करें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कोई असुविधा हो रही है तो आप यहाँ पर @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर पे डायरेक्ट यूट्यूब पे डालें, हमारा चैनल सर्च कर लें, या फिर हमें कोई भी असुविधा है तो हमारा ही पर्सनल नंबर है 9450770672। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कोई भी असुविधा होने पर आप, या कोई सजेशन है तो इस पर आप हमें सजेशन दें जिससे हम और इम्प्रूव करें अपने मैटर को। उसके अलावा एक मेन बात यह है कि ये पीडीएफ और ये सारी चीज़ें हम आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दे रहे हैं, डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमने आईपीसी कंप्लीट कर दिया है डे 11 तक, आज से 1 दिन पहले, और उसकी एक पीडीएफ बना दी है कंप्लीट आईपीसी फॉर पीसीएसजे मेंस। आप डायरेक्ट जाके पूरी आईपीसी वहाँ से पढ़ लें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सारे साथियों तक ये मैटर पहुँचाएँ जिससे सारे के सारे लोग फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो सकें। हमारा मोटिव सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना है। आप सिलेक्शन लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।